कोई सवाल पूछना है तो पूछें सर। शुरू करें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको टैक्स ईयर के बारे में बताया था, नॉर्मल, स्पेशल, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के बारे में। फिर फर्स्ट डे ये वाली बात हुई थी, इनकम, हेड्स ऑफ इनकम की बात हुई थी, टोटल इनकम की बात हुई थी, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम की बात हुई। सेकंड डे में फिर टैक्सेबल इनकम और डिडक्टेबल अलाउंसेस की बात हुई, और उसके साथ ही फिर मैंने डेफिनेशंस पढ़ाने लगी। कल थर्ड डे था, कल मैंने डेफिनेशंस कंप्लीट कराई और उसके साथ टैक्सेबल इनकम से टैक्स लाइबिलिटी का जो बात है वो सारी करा दी। अब इससे अगला जो स्टेप था वो यूनिट नंबर मैंने 1, 2, 3, 4 और 6 ये यूनिट्स करा दिए थे। आज मैंने जो है वो रेजिडेंट पर्सन विद कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस और पास पेपर इंशाल्लाह करवाना है। इसको शुरू करते हैं। सर जी रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट कहते हैं रिहायशी को। असल बात यह है कि जो पाकिस्तान के मुल्क का रिहायशी है वो पाकिस्तान के निज़ाम से फ़ायदा उठा रहा है, उसी को ही टैक्स देना चाहिए ना। एक बंदा जो पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान के निज़ाम से फ़ायदा उठा रहा है वो टैक्स देगा। जो पाकिस्तान के निज़ाम से फ़ायदा ही नहीं उठा रहा, जो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, वो कहता है भाई मैं किस चीज़ का टैक्स दूँ। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो पाकिस्तान का रिहायशी है वो चाहे पाकिस्तान से पैसा कमाए या फॉरेन से, फॉरेन यानी उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम हो, यानी वो पाकिस्तान से पैसा कमाए, या फॉरेन सोर्स इनकम हो यानी वो बाहर से पैसा कमाए, उसकी हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। जो बंदा पाकिस्तान का रिहायशी है, चूँकि पाकिस्तान का रिहायशी पाकिस्तान के निज़ाम से फ़ायदा उठा रहा है, तो उसका बनता भी ये है कि वो पाकिस्तान को टैक्स दे, चाहे वो पैसा पाकिस्तान से कमा रहा है या वो पैसा पाकिस्तान के बाहर से कमा रहा है। जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन होता है? नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन है? सर ये नॉन रेजिडेंट पर्सन वो है जो पाकिस्तान का रिहायशी नहीं है। अच्छा, जो बंदा पाकिस्तान का रिहायशी नहीं है वो पाकिस्तान से जो पैसा कमाया उस पर तो टैक्स पाकिस्तान में देगा, लेकिन जो पैसा उसने बाहर से कमाया उस पर टैक्स पाकिस्तान में नहीं देता। दूसरे नंबर पे इसको इस एंगल से देखो कि जो बंदा पाकिस्तान से पैसा कमाता है, चाहे वो पाकिस्तान का रिहायशी हो या ना हो, उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। अब इस सारी बात को मैं 3 जुमलों में बोलने लगा। जुमला नंबर 1, अगर एक बंदा रेजिडेंट है तो उसकी हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी, चाहे वो पाकिस्तान से कमाए या बाहर से कमाए। यस और नो? अगर एक बंदा पाकिस्तान से कमाता है तो हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी, चाहे वो बंदा रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। दूसरी बात होगी। तीसरी बात यह है कि अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है, अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है तो वो टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होगा। यानी
नॉन रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती। इसके अलावा हर बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती। इसके अलावा हर बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती। सर, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का टॉपिक है और ये पढ़ा आपको इसलिए रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा उसकी हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी, और जो बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होगा उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी और फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होगी। रेजिडेंट टैक्स पेयर कौन है? रेजिडेंट टैक्स पेयर से मुराद है रेजिडेंट पर्सन, और ये रेजिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है, रेजिडेंट एओपी हो सकता है और रेजिडेंट कंपनी हो सकता है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन की बात करें तो उसमें वो कहता है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन की बात करें तो उसमें वो कहता है भाईजान रेजिडेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आप जब किसी पर्सन के टैक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखा जाएगा वो रेजिडेंट है या नहीं, क्योंकि अगर रेजिडेंट होगा तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी, और अगर वो नॉन रेजिडेंट होगा तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। और दूसरे नंबर पे वो कहता है रेजिडेंट पर्सन कौन होता है? वो कहता है रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट कंपनी, ये रेजिडेंट पर्सन होते हैं। और दूसरे नंबर पे अ पर्सन शैल बी रेजिडेंट, रेजिडेंट पर्सन कौन होगा? वो वाला पर्सन रेजिडेंट होगा अगर वो पर्सन फैट इंडिविजुअल हो, एओपी हो या कंपनी हो, नहीं रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एओपी हो, या वो क्या हो? फेडरल गवर्नमेंट हो। रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट कंपनी हो या फेडरल गवर्नमेंट हो। दूसरे नंबर पे सर जी रेजिडेंट ऐसा नहीं है कि एक बंदा रेजिडेंट हो गया तो उसके माथे पे लिखा गया रेजिडेंट है, अब वो कभी नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकता। रेजिडेंट होना एक स्टेटस है। जिस तरह आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, जब आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं तो वो पक्का लिखा जाता है या फिर 24 घंटे बाद खत्म हो जाता है? खत्म हो जाता है। रेजिडेंट होना एक स्टेटस है, टेम्पररी है, जो खत्म हो जाता है। जबकि सिटीजन होना परमानेंट है। आपके जब आप व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये परमानेंट है। अच्छा, मैंने उस डिस्क्रिप्शन में अपना नाम लिखा हुआ है, अली इमरान एसी है, ये परमानेंट है। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये परमानेंट है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आप अगर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देते हैं तो ये टेम्पररी। स्टेटस 24 घंटे तक चलता है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वो परमानेंट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह ही, बिल्कुल इसी तरह ही किसी भी टैक्स पेयर का सिटीजनशिप जो है वो परमानेंट होती है। स्टेटस जो है कि रेजिडेंट है या नहीं, ये क्या होता है? टेम्पररी होता है। और सर हर साल देखा जाता है, क्या पता एक बंदा 2022 में रेजिडेंट हो, 2023 में रेजिडेंट ना हो। हर साल देखना पड़ता है कि ये रेजिडेंट है या नहीं है। अ पर्सन may be resident in 1 year and may not be resident in other year.
तो भाई रेजिडेंट टैक्स पर जल्दी से एक बार रीड कर लें, फिर आगे चलता हूं। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन की बात हो गई। रेजिडेंट इंडिविजुअल, सर कौन रेजिडेंट होगा? सर जी जरा ध्यान से समझिएगा, स्टेप है इसके। पहला स्टेप, हर वो बंदा जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मुलाजिम हो, यानी सरकारी मुलाजिम हो, वो तो पक्का रेजिडेंट होगा। पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप देखिए, अगर वो रेजिडेंट सरकारी मुलाजिम नहीं है तो दूसरे स्टेप में क्या देखना है, क्या उसका फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान 182 डेज से ज्यादा है। अगर उसका फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान में 182 डेज से ज्यादा रहा है तो फिर तो वो कंफर्म रेजिडेंट होगा। और अगर वो पाकिस्तान में सर ये 182 डेज आए कहां से? असल में साल में होते हैं 365 डेज, इसको आधा करें तो ये बना 182.5। यानी अगर एक बंदा 182 डेज से ज्यादा यानी आधा साल से ज्यादा पाकिस्तान में रहा तो उस बंदे को रेजिडेंट समझा जाएगा। अगर वो आधा साल से कम पाकिस्तान में रहा तो तीसरा स्टेप है कि फिर भी अगर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, पाकिस्तान का सिटीजन है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, तो फिर उसको पाकिस्तान का रेजिडेंट समझा जाएगा। तो फिर उसको पाकिस्तान का रेजिडेंट समझा जाएगा। सर एक बार जब किसी को पाकिस्तान का रेजिडेंट समझ लिया तो इसका मतलब समझते हो, वो पाकिस्तान से जो पैसा कमा रहा है उस पर भी टैक्स पाकिस्तान में लगेगा, वो पाकिस्तान से बाहर जो पैसा कमा रहा है उस पर भी टैक्स पाकिस्तान में लगेगा। अगर आपकी एक फैक्ट्री बांग्लादेश में हो और एक फैक्ट्री जर्मनी में हो और एक फैक्ट्री पाकिस्तान में हो तो फिर आपको पता चलेगा इसका क्या मतलब है कि यार बांग्लादेश से कमाए गए पैसे और जर्मनी से कमाए गए पैसे भी टैक्सेबल इन पाकिस्तान होंगे। यस, अगर आप क्या हो, अगर आप रेजिडेंट। एक एक दिन कीमती हो जाता है, हम एक एक दिन काउंट करते हैं। सर वो कहता है डेज काउंट करने का भी स्टैंडर्ड तरीकेकार है। सबसे पहले डेज काउंट करने का तरीकेकार है। सबसे पहले क्या करें भाईजान, आप रेजिडेंट पर्सन की कैलकुलेशन के लिए डेज काउंट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 वो कहता है जो दिन पाकिस्तान में रहे वो काउंट करें, चाहे आप पाकिस्तान में एक दिन में 1 मिनट भी रहे हैं तो वो वाला दिन भी काउंट होगा। आप पाकिस्तान से बाहर सफर कर रहे थे तो जिस दिन पाकिस्तान से बाहर सफर किया वो वाला दिन पाकिस्तान में काउंट होगा। और जिस दिन बाहर से वापस पाकिस्तान आए यानी वापस पाकिस्तान आए हैं तो जिस दिन आपने ट्रेवल किया था वो वाला दिन भी काउंट होगा। डिपार्चर वाला दिन भी काउंट होगा, अराइवल वाला दिन भी काउंट होगा। पाकिस्तान में रहे बीमार हो गए वो वाला दिन भी काउंट होगा। पाकिस्तान में हड़ताल हो गई, जाना चाहते थे नहीं जा सके वो वाला दिन भी काउंट होगा। पाकिस्तान में नौकरी लग गई है या नहीं लगी, पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद है वो वाला दिन काउंट होगा। सरकारी छुट्टी है 14 अगस्त है वो वाला दिन भी काउंट होगा। आप बीमार हैं वो वाला दिन भी काउंट होगा। हड़ताल है, कोरोना आ गया, लॉकडाउन है, आप नहीं रहना चाहते थे पाकिस्तान, मजबूरन भी रहे हैं, सर दिन काउंट होते जाएंगे, दिन काउंट होते जाएंगे। हॉलीडे स्पेंड बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में नारायण का खान घूमने गए, है तो पाकिस्तान का हिस्सा ही ना,
वो वाला दिन भी काउंट होगा। सर ये सारे दिन काउंट होंगे, सर ये सारे दिन काउंट होंगे। कौन सा दिन काउंट नहीं होगा? इन ट्रांजिट वाला। सर ये इन ट्रांजिट का क्या केस होता है? आप शारजा से गए लाहौर और लाहौर से आए यूके, शारजा से लाहौर और लाहौर से, इस केस में आपने असल में शारजा से यूके जाना था, दरमियान में इन ट्रांजिट में आप लाहौर रुके। तो इन ट्रांजिट में जब आप रुकते हैं तो ये वाला दिन काउंट नहीं होता। हमने उम्रा करने जाना था, वाया दुबई फ्लाइट थी, लाहौर से दुबई, दुबई से जद्दा। ये जो दुबई में रुके हैं 4 घंटे, ये वाला दिन काउंट होगा दुबई में? द आंसर इज नो, ये वाला दिन इन ट्रांजिट वाला दिन काउंट नहीं होता। एक बंदे ने लाहौर से जाना था यूके, लाहौर से फ्लाइट पकड़ी, कराची गया और कराची से यूके गया, ये भी तो इन ट्रांजिट है, क्या ये काउंट होगा? द आंसर इज इन ट्रांजिट काउंट नहीं होता। लेकिन उसकी शर्त ये है इन ट्रांजिट बिटवीन 2 प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान होना चाहिए। ये वाला केस 2 वाला इन ट्रांजिट बिटवीन 2 प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान नहीं है, तो ये वाला डे काउंट होगा, ये वाला डे काउंट होगा। सर जी being in transit between 2 different places outside पाकिस्तान काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर 2 places outside पाकिस्तान ना हुई तो काउंट होगा। सर रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेज आपके साथ डिस्कस कर लिया। छोटी सी डिस्कशन ये है, अब आपका काम क्या है, फौरी तौर पे आपने अपने रजिस्टर निकाल लीजिए और आपने क्या करना है, ये ड्रॉ करना, खुद ड्रॉ करना है, अभी ड्रॉ करना है, 4 मिनट आपके पास है। अपने रजिस्टर्स निकाल लीजिए, ये अभी ड्रॉ करें। ऑनलाइन वालों आप लोगों ने भी ड्रॉ करना है, पॉज करें, इसको खुद ड्रॉ करें ताकि ये आपके दिमाग में बैठे, चूंकि इसके बाद मैंने अब आपको क्या कराना है, प्रैक्टिस करानी है। ये दिमाग में होगा, फौरी तौर पे चीजें पिक होंगी। सर जी रेजिडेंट पर्सन की बात हो रही थी और हमने कहा था रेजिडेंट पर्सन में स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो बंदा होगा वो हमेशा रेजिडेंट होगा। दूसरे नंबर पे क्या है, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में आधे साल या उससे ज्यादा रहा तो वो रेजिडेंट होगा, 182 डेज और मोर, 182 डेज से ज्यादा। अगर पूरे 182 डेज भी हुए तो वो रेजिडेंट, अगर फिजिकल स्टे 182 डेज ज्यादा है तो रेजिडेंट होगा। तीसरे स्टेप में वो कहते हैं अगर वो 182 डेज या उससे कम रुका है तो फिर तीसरे स्टेप में जाएंगे। और तीसरा स्टेप कहता है कि अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन है और अगर वो रेजिडेंट ऑफ द कंट्री नहीं है और अगर उसका स्टे मोर देन 182 डेज नहीं है, पाकिस्तान का सिटीजन है, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री नहीं है और उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा ना हो और पाकिस्तान का सिटीजन हो, तो वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा। और अगर ऐसा भी ना हुआ, यानी वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट है या वो पाकिस्तान का सिटीजन ही नहीं है या उसका स्टे किसी दूसरे मुल्क में 182 डेज से ज़्यादा है, तो फिर इस केस में वो नॉन रेजिडेंट होगा। असल में जो बंदा रेजिडेंट होता है ना, उसने पाकिस्तान में कमाया हो पैसा या बाहर कमाया हो, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। और इसमें मेन जो पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि भाई सर फिर ये वाला जो थर्ड स्टेप है इसकी कुछ बच्चों को समझ नहीं आती। बच्चों सिंपल सी बात है, एक बंदा है पाकिस्तानी और
पहले जब ये कानून नहीं बना था तो लोग क्या करते थे, 3 माह पाकिस्तान, 3 माह बांग्लादेश, 3 माह इंग्लैंड, 3 माह फॉर एग्जांपल जर्मनी, 3 माह 4 जगहों पे गुजारे। पाकिस्तान में फिजिकल स्टे 182 डेज से कम होता था तो वो क्या हो जाते थे, पाकिस्तान में फिजिकल स्टे 182 डेज से कम होता था वो हो जाते थे नॉन रेजिडेंट। जब वो नॉन रेजिडेंट होते थे तो सिर्फ पाकिस्तान से कमाए गए पैसे पे टैक्स देते थे और जो बाहर से पैसा कमाया होता था उस पर टैक्स नहीं देते थे। फिर उन्होंने ये वाला कानून बना दिया, अब जो बंदा पाकिस्तान का सिटीजन है, पाकिस्तान का शहरी है, और वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान का ही बंदा है। अब उसको 3 महीने बाकी 3 मुल्कों में रहा था, 3 माह पाकिस्तान में रहा था, किसी मुल्क का रेजिडेंट नहीं था, किसी मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं था, तो उन्होंने क्या कहा, ये पाकिस्तान का सिटीजन है ना, आओ पाकिस्तान में आ जाओ। अब उसे पाकिस्तान में गले लगाने का मतलब क्या है, जो पाकिस्तान में इनकम है उस पर भी टैक्स लगेगा और जो फॉरेन की इनकम है वो भी टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। ये असल स्टोरी है इसकी। 2-3 अटेम्प्ट पहले ये ऐड हुआ है, इससे पहले ये नहीं होता था, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स होते थे। जो उसने फॉरेन में कमाई है, फॉरेन में जो भी पैसा कमाया उसकी बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह चैप्टर 13 में बताऊंगा कि फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स कैसे लगता है, वो एक अलहदा एवेन्यू है, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी एक बात समझ लें कि एक बंदा जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है वो दुनिया में जहाँ से भी पैसे कमा रहा है उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। और रेजिडेंट कैसे पता चलेगा रेजिडेंट है या नहीं, ये क्राइटेरिया, सरकारी मुलाजिम रेजिडेंट है, 182 डेज से ज़्यादा स्टे है रेजिडेंट है, पाकिस्तान का सिटीजन है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा नहीं है, तो कहाँ का है, कहाँ का रेजिडेंट समझा जाएगा, पाकिस्तान का रेजिडेंट समझा जाएगा। ये सर अगर आपके ज़हन में बैठ गया, और ये नंबर ऑफ डेज की डिस्कशन मैंने आपसे पहले भी कर ली कि हर तरह का दिन, जिस दिन वो बंदा पाकिस्तान में मौजूद था, चाहे 1 मिनट भी मौजूद था, उसे पाकिस्तान वो दिन काउंट होगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। अलबत्ता कौन सा दिन काउंट नहीं होगा, इन ट्रांजिट वाला दिन काउंट नहीं होगा। और इन ट्रांजिट में भी शर्त क्या है, बिटवीन 2 प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान। आ जाए सर जी, एग्जाम्पल करते हैं। E6 निकाल लीजिए। Determine the residential status in view of the provision of Income Tax Ordinance 2001 and the stated rules of the following persons। अच्छा जनाब, वो कह रहा है E6, मिस्टर मुबीन केम टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। मिस्टर मुबीन पाकिस्तान में पहली बार आए। मिस्टर मुबीन पाकिस्तान में पहली बार आए, स्पेशल असाइनमेंट पे कब आया, 1 अप्रैल 2025 को, एंड लेफ्ट द कंट्री ऑन सितंबर 30, 2025। 1 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान से गया कब है, 30 सितंबर 2025 में। वो कहता है टैक्स ईयर आपका 30 जून 2025 पर ख़त्म हो रहा है, आप बताइए ये बंदा रेजिडेंट होगा या नहीं। सर जी सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, सरकारी मुलाजिम तो नहीं है। तो भाई यहाँ पर बड़ी क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि सरकारी मुलाजिम के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, इसका मतलब सरकारी मुलाजिम तो नहीं। दूसरे नंबर पे क्या देखना है, डेज काउंट करने हैं। सर अप्रैल के महीने में पाकिस्तान आया, अप्रैल के कितने दिन है, 30। मई के कितने दिन है, 31। जून के कितने दिन है, 30। जुलाई के कितने दिन है, 31। अगस्त के कितने दिन है, 31। सितंबर के कितने दिन है, 30। सर जी इतने दिन ही रहा है ना पाकिस्तान में, टोटल करें सर कितना हो गया,
1 2 3 4 5 6। सर कितने डेज बन गए? 183 रेजिडेंट। सर जी क्या ऐसे करेंगे? सवाल आपसे ये है, मैंने आपके सामने हल कर दिया। नॉर्मली बच्चे इस तरह ही करते हैं, लेकिन ये जवाब गलत है। क्यों गलत है? सर आपका टैक्स ईयर कब खत्म हो रहा है? जो वर्किंग भी करनी है वो टैक्स ईयर के मुताबिक ही करनी है ना। तो आपको तो 1 साल में डेज काउंट करने हैं, ये थोड़ी कि जब आया जब गया डेज काउंट करें। आपका टैक्स ईयर 2025 है, तो उस टैक्स ईयर 2025 के अंदर कितने दिन रहा है वो काउंट करना है। तो टैक्स ईयर 2025 तो खत्म हुआ है 30 जून पे, उसके अंदर कितने दिन रहा है? 91 डेज रहा है। तो भाई चूंकि उसका स्टे 182 डेज से कम है, तो इसे क्या कहेंगे? ये क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। ये इसका जवाब बनता है। और उसके साथ लिखेंगे हाउएवर। अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन हो और किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा ना हो और किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो, तो उसे पाकिस्तान का रेजिडेंट ही समझा जाएगा। इसका ये जवाब बनता है। तो सर आपने टैक्स ईयर को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। आप टैक्स पढ़ रहे हैं, आपके ज़हन में हर वक्त चलना चाहिए कि टैक्स ईयर 1 जुलाई से 30 जून होता है, 1 जुलाई से 30 जून होता है। अगर आप ये बात नहीं सोचेंगे और रूटीन के मुताबिक जनवरी से दिसंबर सोचते रहेंगे तो सवाल गलत कर देंगे। ठीक हो गया सर जी? दिस वॉज E6 पार्ट ए। उसके बाद आ जाइए बी। मिस्टर मेहरान केम टू पाकिस्तान फ्रॉम इंग्लैंड फॉर अ जॉब ऑन March 1, 2025 एंड लेफ्ट पाकिस्तान ऑन सितंबर 30, 2025। वो पाकिस्तान कब आया है? March 1 को। और गया कब है? सितंबर की 30 को। फिर वही बात है, मार्च देखा, अप्रैल देखा, मई देखा, जून देखा, सितंबर में गया। जुलाई लिखूं? नहीं भैया, आपका टैक्स ईयर तो 30 जून पर ख़त्म हो रहा है। मार्च के 30, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, कितना हो गया? 122 डेज। क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट हो गया। उसके बाद लाइन लिखे हाउएवर, अगर ये पाकिस्तान का रेजिडेंट हो, किसी दूसरे मुल्क, पाकिस्तान का सिटीजन हो, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा ना हो, तो ये पाकिस्तान का रेजिडेंट समझा जाएगा। सर बिल्कुल जॉब करना है। मेरा पॉइंट समझो, हमें नहीं पता ये इसके अलावा कहाँ कितना अरसा रहा, हमें ये बात नहीं पता। अब हमें जब क्लैरिटी नहीं है तो फिर हम इफ़ की लाइन लिखकर ये वाला जुमला लिखेंगे, हमारा गलत नहीं होगा और हम वो बात बता भी रहे होंगे। इस बंदे ने इसके अलावा किस मुल्क में रहा, कितना अरसा इंग्लैंड में रहा, कितना अरसा किसी दूसरे मुल्क में रहा, इंग्लैंड का रेजिडेंट है या नहीं, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है नहीं है। सर समझ रहे हो? इस वजह से हमने क्या किया, हमने एक होम्योपैथिक जुमला लिख दिया। अगर पाकिस्तान का सिटीजन हो, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा ना हो, तो फिर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट कहलाएगा। समझ गए? ले सर, दिस वाज पार्ट बी। पार्ट सी देखिएगा। इरशाद इज अ पाकिस्तानी सिटीजन। कहाँ पे रह रहा है? पाकिस्तान में रह रहा है सिंस बर्थ। सीए कंप्लीट करने के बाद वो दुबई में एक कंपनी का सीएफओ अपॉइंट हो गया है और वो दुबई जा रहा है अपनी जॉब के लिए। जी, ही इज लिविंग टू दुबई ऑन नवंबर 30, 2024 फॉर हिज जॉब। सर क्या करेंगे? सर सबसे पहले देखें सरकारी मुलाजिम है? नहीं।
दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे, डेज देखेंगे। वो कब गया है दुबई, नवंबर की 30 को। इससे पहले कहाँ रहा है, पाकिस्तान में। जुलाई का महीना पाकिस्तान में था, अगस्त भी, सितंबर भी, अक्टूबर भी, नवंबर, यही सब था। जुलाई के कितने डेज हो गए, 30, अगस्त के 30, सितंबर के 30, अक्टूबर के 30, नवंबर के, ओ मुश्किल तो नहीं लग रहा, लो सर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सर टोटल डेज काउंट कीजिएगा, 153। ये क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। हाउएवर, अच्छा अब देखें, वो जब दुबई चला गया है तो क्या वो दुबई में ही रहा है, या वो दुबई से ट्रेनिंग के लिए कहीं और भी गया है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है सवाल में। वैसे पिछली 2 से 3 अटेम्प्ट में जो सवाल आ रहे हैं उसमें क्लैरिटी से इंफॉर्मेशन होती है, बल्कि अब तो जो सवाल देता है वो पूरे साल का बताता है कहाँ कहाँ कब कब गया है, तो वहां पर फिर हमारे पास इफ एंड बट की ऑप्शन नहीं होती। लेकिन मैंने आपको दोनों सवालों के लिए तैयार कराना है। अगर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो तो क्या करना है, अगर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या करना है। यहां पर जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप ये कह देंगे कि भाई अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन होता, ये बात लिखने की जरूरत है सर, वो पाकिस्तान का सिटीजन है, तो पाकिस्तान का सिटीजन होता वाला मजाक करने की जरूरत नहीं है। वो कहे हाँ वो पाकिस्तान का सिटीजन है, सिर्फ 2 बातों के बारे में इफ है, अगर उसका स्टे 182 डे से ज्यादा किसी दूसरे मुल्क में है ना हो, और अगर वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो तो फिर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं है, डेज की बेस पे हम क्या कह देंगे, नॉन रेजिडेंट लिख देंगे, और उसके बाद नीचे इफ लिखकर ये वाली बात करेंगे। डन हो गया सर जी, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। Mr. Rana, citizen of Pakistan who had never traveled abroad in his life got a job in Canada. He went to Canada on December 29, 2024 to assume his responsibilities as a CFO. In June 2024, his company sent him to India on a training वर्कशॉप। 30 जून 2025 को ऑन हिज वे बैक टू कनाडा ही हैड टू स्टे इन कराची फॉर अ होल डे इन ट्रांजिट। अब जरा ध्यान से बात देखना, राना है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, कभी उसने बाहर ट्रैवल नहीं किया, कहाँ पे जॉब मिल गई है, कनाडा में जॉब मिल गई है। कहाँ ही वेंट टू, कहाँ कब गया है कनाडा, दिसंबर की 29 को, यानी इससे पहले पाकिस्तान में था। जुलाई भी, अगस्त भी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31, 31, 30, 31, 30 और दिसंबर के 29 को गया है ना, तो जिस दिन गया है वो वाला दिन भी काउंट करेंगे। हाँ, और उसकी कंपनी ने उसको इंडिया भेजा है ट्रेनिंग के लिए, और 30 जून 2025 को वो जब वापस आ रहा था कराची में 1 दिन स्टे किया। सर इन ट्रांजिट स्टे किया बिटवीन 2 प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान, इंडिया से कनाडा जा रहा था, दरमियान में कराची स्टे किया बिटवीन 2 प्लेस। सर इन ट्रांजिट बिटवीन 2 प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान, वो वाला दिन काउंट नहीं होना, तो इन ट्रांजिट वाला डे काउंट नहीं होना। टोटल करें सर, सर 182 डेज से ज्यादा होते तो रेजिडेंट लिखते ना, अब हम उसे क्या लिखेंगे, नॉन रेजिडेंट लिख देंगे। अब हमें नहीं पता कितना अर्सा वो इंडिया में रहा, फिर वही बात है, इंफॉर्मेशन
अब जो पिछली 2-3 अटेम्प्ट में से सवाल दे रहा है तो इन्फॉर्मेशन में वो बाकायदा बताता है इंडिया कितना रहा, कनाडा कितना रहा। यहाँ पर इसने नहीं बताया, इस वजह से हमें ये लिखना पड़ेगा कि है तो वो पाकिस्तान का सिटीजन, है तो वो पाकिस्तान का सिटीजन। अगर वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो और किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा ना हो तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट। लो सर, ये मिस्टर डी वाला पॉइंट था। ई पॉइंट सिंपल है, मिस्टर बाबर अ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज पोस्टेड टू द पाकिस्तानी मिशन इन जिनेवा फ्रॉम जुलाई 1 2024 से जून 30 2024। जी सर, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखा, जब सरकारी मुलाजिम हो तो डेज काउंट करने ही नहीं है। सरकारी मुलाजिम है, बस खत्म होगी बात। ये क्या है? रेजिडेंट। एफ की बात करें, मिस्टर फ्रांसिस अ शुगर डीलर इन ब्राजील केम टू पाकिस्तान ऑन जुलाई 31 2024। मिस्टर फ्रांसिस शुगर डीलर है ब्राजील में, पाकिस्तान में आए 31 जुलाई 2024 को। During his visit, he stayed at Lahore for 60 days and spent the rest of the days in Karachi. He left the country on January 31, 2025. During his visit, वो लाहौर में कितना अर्सा रहा? 60 दिन। और रेस्ट ऑफ द डेज कहाँ गुजारे? कराची में गुजारे। He left the country on January 31, 2025. Assume that the commissioner has granted him permission to use calendar year as special tax year. सर, ये लाइन जो इसने लिखी है ना, इसने सब कुछ हला के रख दिया। इससे पहले मेरी खोपड़ी में क्या था? 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून। लेकिन जब मैंने ये लाइन पढ़ी, मैंने कहा मेरी दुनिया ही बदल गई है। अब मेरा क्या है? 1 जनवरी से 31। अब मेरा ये साल, अब मैंने इस साल के दरमियान में सोचना है। क्या सोचना है? सर जी, वो आया कब है पाकिस्तान? जुलाई की 31 को, जुलाई का महीना डालो, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की 31 तक रहा है। जनवरी का महीना लिखूंगा? नहीं भैया, मेरा स्कोप चेंज हो गया। मैं तो कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ। जुलाई की 31 को है तो जुलाई के कितने दिन है? 1 दिन है। अगस्त के 31 है, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31। टोटल कीजिए 154 डेज। सर जी, ये पर्सन कौन हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ये पर्सन नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। और शुगर डीलर था ब्राज़ील का, पाकिस्तान में आया है। ज़ाहिरन ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, और हम कह देंगे कि अगर ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो और किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा ना हो, तो ये पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। लो सर, मैंने E6 के 6 पार्ट आपको करवा दिए। उसके बाद आ जाए E7, डिटर्मिन द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द टैक्स ईयर 2025। फिर दोबारा रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है। मिस्टर रजा क्या है? डायरेक्टर ऑपरेशंस है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। बस अब क्या आगे पढ़ूं? सरकारी मुलाजिम है, रेजिडेंट। बी पार्ट नहीं अभी कराऊंगा, अभी सी पार्ट। 1 फरवरी 2025 को मिस्टर समील को सेंड किया गया था पाकिस्तान, किसकी तरफ से? यूके बेस्ड कंपनी की तरफ से, टू वर्क ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट। ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 23 अगस्त 2025। जी
1 फरवरी 2025 को मिस्टर सुमील को सेंड किया गया था पाकिस्तान में यूके बेस्ड कंपनी की तरफ से स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 23 अगस्त 2025। जी फरवरी में पाकिस्तान है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लिखूं? पूरा हो गया साल। फरवरी के कितने डेज लिखूं? सर जी फरवरी 2025 है। याद रखना फरवरी अगर लीप ईयर क्या होता है सर? वो साल जो डिविजिबल बाय 4 हो। 2024 लीप ईयर था। 2024 में फरवरी के कितने दिन थे? 29। आमतौर पे फरवरी के कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में 29 होते हैं, वैसे हमेशा 28 होते हैं। हमारा इस वक्त टैक्स ईयर 2025 चल रहा है, तो यहाँ पे कितने डेज होंगे? 28। मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30। लो सर पूरा 150 बन गया सर। नॉन रेजिडेंट सर जी पार्ट डी, बीबीएल इज ए नॉन लिस्टेड कंपनी। चाहिए भी बाद में करवाता हूं। पार्ट ई, ये अच्छा सवाल है, ये जरा देखिएगा। मिस्टर सलमान जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर था यूएसए में, पाकिस्तान आया है। कब आया है? 1 फरवरी 2024 पे। और ड्यूरिंग हिज स्टे अप टू 2 अगस्त 2024 इन पाकिस्तान, ही रिमेन्ड इन पेशावर अप टू 30 जून 2024 एंड देयर आफ्टर टिल हिज डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान। कहाँ रहा है? कोयटा में रहा है। कमिश्नर ने कैलेंडर ईयर एज स्पेशल टैक्स दे दिया। फिर दोबारा दिमाग में आया भाई ये तो गेम अब कहाँ चले गई है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024, तो ही तो टैक्स ईयर 2025 बन रहा है। अच्छा जी अब बताओ फरवरी 2024 में कितने डेज हैं? 29 है, यस। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लिखूं? जी सर जुलाई में 31, अगस्त लिखूं? 2 दिन टोटल की जगह, 1 2 3 4 5 6, 180, 184 डेज है सर। ये क्या हो गया? रेजिडेंट हो गया सर। मैंने आपको E7 भी करवा दिया। अब थोड़ा सा आगे चलना है मुझे। रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी पढ़ाना। रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी पढ़ाना है। A company shall be a resident company for a tax year if any of the following conditions are satisfied. सर एक कंपनी रेजिडेंट कंपनी होगी अगर ये शर्तें पूरी हो जाएं। शर्त कौन सी है? Incorporated or formed by or under any law in force in पाकिस्तान। जी भाई अगर कोई कंपनी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बने तो वो रेजिडेंट कंपनी। मैं आपको कहता हूँ कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक रजिस्टर हुई है, बस अब वो क्या है? रेजिडेंट कंपनी है, चाहे वो हो जहां भी। अगर एक कंपनी प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट की कंपनी है तो वो भी क्या होगी?
रेजिडेंट कंपनी होगी। तीसरा पॉइंट, अगर एक कंपनी के कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो कहां पर है, सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान, control and management of its affairs is situated wholly, सारे के सारे कंट्रोल और मैनेजमेंट सारी की सारी कहां पर है, पाकिस्तान में है। कितने अरसे के लिए, एट एनी टाइम, चाहे जितना भी अरसा हो, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारी की सारी पाकिस्तान में होगी तो इसका मतलब है वो रेजिडेंट है। सर आम तौर पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हेड ऑफिस में होती है, तो अगर किसी इदारे का हेड ऑफिस पाकिस्तान में है तो इसका मतलब है उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान। और इसमें दूसरे नंबर पे एक पहलू ये है, अगर वो आपको वाज़े तौर पे बताता है कि आप एक इंजीनियरिंग कंपनी के पास गए हैं, उसके दो शोबे हैं, एक डिज़ाइन का शोबा है और एक कंस्ट्रक्शन का शोबा है। डिज़ाइन जो है वो सारा पाकिस्तान में हो रहा है और कंस्ट्रक्शन सारी दुबई में हो रही है। डिज़ाइन को कंट्रोल पाकिस्तान में किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल दुबई में किया जा रहा है, तो क्या ऐसी कंपनी रेजिडेंट कंपनी होगी? द आंसर इज, चूंकि होली पाकिस्तान में अफेयर्स नहीं कंट्रोल हो रहे तो ये रेजिडेंट कंपनी नहीं। अगर वो कहता है 3 माह सारी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में रही लेकिन उसके बाद दुबई शिफ्ट हो गई, तो क्या वो रेजिडेंट कंपनी होगी? द आंसर इज यस। क्यों? 3 माह तो पाकिस्तान में होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हुई है ना, तो वो रेजिडेंट होगी। सर समझ आया? रेजिडेंट के लिए जरूरी क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली पाकिस्तान में होनी चाहिए, रेजिडेंट के लिए ये जरूरी। मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर, रेजिडेंट एओपी, सर ऊपर वाली लाइन ही है, सिर्फ छोटा सा फर्क है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर इज सिचुएटेड होली या पार्टली, बस ये फर्क है। अगर कंपनी का केस हो तो कहते हैं होली, अगर एओपी का केस हो तो कहते हैं होली और पार्टली। सर यही इदारा जिसकी मैंने अभी बात की, मिटा दिया, मुझे बाद में याद आया। सर डिजाइन सारा दुबई में, डिजाइन सारा पाकिस्तान में था, कंस्ट्रक्शन सारी दुबई में थी। डिजाइन की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में हो रही थी, पार्शली पाकिस्तान में हो रही थी। वो अगर एओपी होती तो रेजिडेंट होती, अगर कंपनी होती तो नॉन रेजिडेंट। यार पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई अगर पार्टली भी पाकिस्तान में हो तो भी रेजिडेंट है। 5.4 और 5.5। लो सर, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, वो वाले पॉइंट जो मैंने अभी आपको नहीं कराए थे जरा करते हैं। सर एंडरसन LLC was incorporated as limited liability company in UK। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली पाकिस्तान में था और 1 नवंबर के बाद वो भी यूके में शिफ्ट हो गया। क्या ये रेजिडेंट होगी? सर कुछ अरसा तो पाकिस्तान में रहा, यस ये रेजिडेंट है। सर जी पार्ट डी, BBL इज अ नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। गल मुक गई है। सर पाकिस्तान के कानून के तहत अगर कोई कंपनी बनी है तो वो कौन सी कंपनी होगी? रेजिडेंट। पाकिस्तान के कानून के तहत अगर कोई कंपनी बनी है तो वो रेजिडेंट कंपनी होगी। पाकिस्तान के कानून के तहत अगर कोई कंपनी बनी है तो वो रेजिडेंट कंपनी होगी, यस। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए तो वो रेजिडेंट है। वो कह दे लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, रेजिडेंट है। वो कह दे पाकिस्तान के कानून के तहत कंपनी बनी है, रेजिडेंट कंपनी, कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए। लो सर, ये टॉपिक मैंने आपको बड़ी डिटेल में सारा कवर करा दिया, अलबत्ता अब इसके आ गए हैं पास्ट पेपर्स। आ जाएं जरा उसको भी देख लेते।
निकाल लीजिए पास पेपर चैप्टर नंबर 4। पास पेपर चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 ऑटम 17 का क्वेश्चन है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द टैक्स ईयर 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। 21 सितंबर 2016 को आसिफ दुबई गया है नई जॉब के लिए को प्रोफेशनल इशू हो गया उसके साथ, वो 1 मई को वापस आ गया। आप बताइए वो रेजिडेंट है या नहीं। सर जी बड़ी ध्यान से, गया कब है? सबसे पहले देखें सरकारी मुलाजम है, द आंसर इज नो। गया कब है? 21 सितंबर को, यानी जुलाई में पाकिस्तान में था, अगस्त में पाकिस्तान में था, सितंबर के 21 दिन पाकिस्तान में था। वापस कब आया है? मई की 1 को, तो मई के पूरे दिन हो गए 31 और जून के 30, टोटल कीजिएगा। सर कितना आ गया? 140 नॉन रेजिडेंट। अलबत्ता अगर यहां पे लिखे हाउएवर, अगर आसिफ अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रू, हाँ अगर आसिफ पाकिस्तान का सिटीजन है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा नहीं है, तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट कहलाएगा। ये सर सारी बातें आपने कर देनी थी। समी एसोसिएट्स, सर ये एओपी की एक ही एग्जांपल है। ये एक एओपी है और अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। एंटायर मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो कराची से दुबई शिफ्ट हुए हैं 2 जनवरी को, यानी इससे पहले वो किधर थे? कराची में थे, तो ये रेजिडेंट एओपी होगी, रेजिडेंट एओपी होगी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करा दिया। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5 ब्रूस ली वाला सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। सर ब्रूस ली पाकिस्तान में आया है दिसंबर के महीने में। उसने कहा चाइनीज कंपनी, ब्रूस ली को चाइनीज कंपनी ने अपॉइंट किया है और टेक्निकल डायरेक्टर रखा है पाकिस्तान में। ब्रूस ली कब आया है? He has provided you the detail. Arrival in पाकिस्तान कितना है? 15 दिसंबर 2007। ऑफिस इन पाकिस्तान ज्वाइन किया 20 को। दुबई गया है 21 से 30 मार्च। कोरिया गया है 12 से 21 मार्च अप्रैल को। और नॉर्थ एरियाज ऑफ पाकिस्तान गया है 4 से 9 जून 2008। सर जी पहली तो बात है, दिसंबर के महीने पाकिस्तान में रहे कितने दिन बनते हैं? दिसंबर के डेज काउंट कीजिए ना। 15 को आया है, 16 दिन नहीं बनते सर, 17 बनते हैं, यही बताना है। काउंट एक ऐड होता है इसमें इजाफी आमतौर पे, चूंकि जाने का दिन भी काउंट होता है और आने का दिन भी काउंट होता है। सर इसमें सिर्फ एक दिन काउंट हो रहा है, तो दिसंबर के महीने में है, दिसंबर वाला भी 15 काउंट करें। चूंकि आप 31 में से 15 माइनस करें तो 16 आ रहा है। नहीं सर, ये वाला डे भी काउंट करें ना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। सर 17 डेज बनते हैं। उसके बाद जनवरी का कुछ नहीं लिखा हुआ, ये पूरे फरवरी के कुछ नहीं लिखा हुआ। जहां पर भी एक्स आ जाए आपने उसे अपना साल है जूम करना है। 20x8 का मतलब है, यानी टैक्स ईयर 2025 की बात कर रहे हैं। ये टैक्स ईयर 2025 में फरवरी के 28 दिन है,
मार्च के 31, अप्रैल के सॉरी मार्च में तो बाहर गया है, मार्च में तो भाई वो बाहर गया है, ठहर जाओ। 21 मार्च से 30 मार्च तक तो वो भाई 21 को गया और 30 को वापस आया, तो भाई 21 डे तो पहले काउंट होंगे, फिर 30 को वापस आया, जब वापस आया वो दिन और उससे अगला दिन 30 और 31 2 दिन, वो तो ये कितने दिन हो गए मार्च के 23। अप्रैल की 12 को गया है तो पहले 12 दिन काउंट होंगे, वापस आया 21 को, 21 से काउंट करना शुरू करें, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, सर 10 डेज बनते हैं, तो ये टोटल कितना हो गया 22 डेज। नॉर्दर्न एरियाज जो गया सर जी, मई के महीने के पूरे 31 होंगे और जून के महीने के पूरे 30 होंगे, टोटल कीजिएगा। 17 + 31 + 28 + 23 + 22 + 31 और 30 जी 182 डेज। सर जी आंसर होगा नॉन रेजिडेंट। लो सर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 के बाद आप आ जाएं क्वेश्चन 9 की तरफ। बड़ा ही सिंपल सवाल है, आपकी होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 होम असाइनमेंट। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, स्प्रिंग 2024 का सवाल है। Under the provision of the Income Tax Ordinance 2001 determined the residential status for the tax year 2024 in each of the following cases। टैक्स ईयर 2024 है। अरशद एक इमाराती गोल्ड मर्चेंट है, अराइव पाकिस्तान में किया उसने 15 मार्च को, डिपार्ट किया है 30 सितंबर को। एज्यूम करें कि कैलेंडर ईयर सर्व्स एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। जी आया कब है 15 मार्च 2023 को, वापस कब गया है 30 सितंबर 2023 को। जी अब डेज कैलकुलेट कर लीजिए जी, मार्च अप्रैल, अगर तो हम इसको भी कैलेंडर ईयर ही एज्यूम दैट द कैलेंडर ईयर अप्रैल मार्च अप्रैल। मुझे एक बार सवाल में ये बता दें कि ये एज्यूम दैट द कैलेंडर ईयर सर्व्स एज अ स्पेशल टैक्स ईयर, मुझे ये बता दीजिए इस सवाल में कि क्या ये वाली लाइन दोनों पार्ट्स के लिए या सिर्फ ऊपर वाले पार्ट के लिए, सिर्फ नीचे वाले पार्ट के लिए। अच्छा सर, चूंकि ये ऊपर वाले के साथ ये वाली लाइन नहीं है तो इसको तो हम फिर 30 जून ही लेकर चलेंगे। तो भाई अगर 30 जून ही लेकर चलना है तो भाई फिर आपका टैक्स ईयर 2024 शुरू होना था 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024, ये पीरियड बनता है ना आपका। तो फिर इसमें क्या करेंगे, जुलाई के डेज काउंट करेंगे, चूंकि मार्च अप्रैल मई जून के डेज तो काउंट नहीं होंगे। जुलाई के 31 हैं, अगस्त के भी 31 हैं और सितंबर के 30 हैं। सर जी क्या आंसर आ रहा है जी
92 डेज है। सर ये बंदा जाहिर बात है भी इमाराती गोल्ड मर्चेंट, यानी ये इमाराती सिटीजन है, फिजिकल स्टे 182 डेज से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। सर जी पार्ट बी देखिएगा, चैंग ली आ चाइनीज शुगर मर्चेंट है, पाकिस्तान में आया 1 मार्च 2023 में। ड्यूरिंग his stay until 1 सितंबर 2023 इन पाकिस्तान ही रिजाइडेड इन सरगोदा पंजाब until 31 मई 2023 and thereafter until his departure from Pakistan he stayed in घोटकी सिंध। जी आया कब है, मार्च के 31 दिन पूरे करूं, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के, सितंबर का 1 दिन है बस, टोटल कीजिएगा 1 2 3 4 5 184 डेज है। सर ये 184 डेज है और आंसर क्या होगा 184 डेज है, आंसर क्या होगा सर जी, रेजिडेंट पर्सन आंसर होगा। सर जी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर की 1 दिन काउंट करेंगे, 184 ही बन रहे हैं ना सर, 185 बन रहे हैं। सर जी 185 डेज बन रहे हैं, द आंसर इज, अगर ये 185 1 2 3 यस 185 डेज बन रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। पास पेपर स्प्रिंग 2024 का क्वेश्चन नंबर 3A। और एक बहुत अच्छा सवाल है जो ऑटम 24 में आया है, जो ऑटम 24 में आया है, और मैं इसके बाद अगला सवाल अपनी सेटेंड में एक्सपेक्ट करूं जो आप पढ़ रहे हैं। अरसनान अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज एम्प्लॉयड बाय इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये पाकिस्तानी सिटीजन है, इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो यूके में बेस्ड है। द फॉलोइंग डिटेल आउटलाइन अर्शंस ट्रैवल एंड वर्क असाइनमेंट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। 1 जुलाई से 15 अक्टूबर 2023 किस कंट्री में था, यूके में। 16 अक्टूबर से 31 दिसंबर किस कंट्री में था, यूएई में। 1 जनवरी से 26 जनवरी किस कंट्री में था, पाकिस्तान में। सर फिर 27 मार्च से 2 मार्च तक यूके में था, फिर 3 मार्च से 30 जून तक वो फिर पाकिस्तान में था। सर सरकारी मुलाजिम नहीं है तो डेज काउंट करने पड़ेंगे, पाकिस्तान में कितने डेज बनते हैं पहले ये काउंट करते हैं। सर जी पाकिस्तान में आया जनवरी के महीने में, जनवरी के 26, फरवरी तो नहीं है, मार्च के 3 से काउंट करना शुरू करें, असल में 31 में से 2 निकालेंगे तो 29 बनेगा। अप्रैल के पूरे, मई के भी पूरे, जून के, जी टोटल कीजिएगा। वन 46 days, 146 days।
पाकिस्तान में स्टे 182 डेज से सरकारी मुलाजिम ही नहीं है, पाकिस्तान में स्टे 182 डेज से कम है, ये बात भी क्लियर हो गई है। अब अगली बात, ये पाकिस्तान का सिटीजन है, किसी दूसरे मुल्क में स्टे कितना है, अब हम ये नहीं कह सकते हमें नहीं पता। उसने में पूरे साल की डिटेल दी है, हमें यूके का भी देखना पड़ेगा। यूके में कितना है सर? जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 15। जी भाई, नहीं उसके अलावा यूके का है सर, ये जनवरी के 27, 28, 29, 30 4 दिन, फरवरी के 2024 था ना 29, मार्च के 2, टोटल कीजिएगा। यूके में रहा है ना सर जी। 140, प्लीज टोटल कीजिएगा। 9 और 2 11, 11 और 4 143। जनवरी में 27 जनवरी, 27, 28, 29, 30, 31, यस, जनवरी में 5 दिन है, जनवरी में 5 दिन है, टोटल कीजिएगा 143। सर यूके में 143 है, और यूएई का भी देख ही लेते हैं जब सब देख लिए तो। अक्टूबर के 16 दिन, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, और फिर यूएई में नहीं गया, एक ही बार ही गया था जी। टोटल कीजिएगा 77 डेज। सर उसका किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा नहीं है, और अगर किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट भी ना हो तो ये क्या है, पाकिस्तान का रेजिडेंट है। तो अब जो सवाल आ रहे हैं नॉर्म जी, दिसंबर है ना, 16 से काउंट करें, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। सर 16 दिन बन रहे हैं, काउंट करके देख लें आप भी। इसका एक सिंपल रूल ये होता है, एक दिन कम होता है, यानी जब आप माइनस करते हैं तो उसमें एक प्लस ऐड कर देते हैं, ठीक है। 31 में से क्या लेस करेंगे, 31 में से 16 लेस करेंगे, ठीक हो गया, जो आएगा उसमें एक प्लस कर देंगे। जी सर जी, जो आपका ये वाला सवाल है, इस पैटर्न का सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस अटेम्प्ट में। उसकी वजह यह है कि उसने आपको पूरा स्केड्यूल दी है। अब आप ये कहें अगर सिटीजन होता, अगर दूसरे मुल्क में रहता, वो वाली बात अब नहीं है। वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी सवालों में दे रहा है ताकि आप उसको क्लियर कंक्रीट आंसर बताएं, इफ्स एंड बट्स में ना जाए। सर ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल, दोनों सवाल अच्छे थे। मैंने बहरहाल आपको मैक्सिमम रेजिडेंट पर्सन का पूरा टॉपिक विद एग्जांपल्स विद पास्ट पेपर्स मैंने आपको बड़ी डिटेल में करा दिया है। आज के लिए इतना ही है, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए जी। ले सर, आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी। सर जी आप सब लोगों को करना ही है, आज घर जाके एक बार ये टॉपिक पढ़ें, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझें।
स्केच तो क्लास में आपने बनाया है, इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस। ये जितने सवाल मैंने आपको कराए हैं ये सारे सवाल आपने घर जाके करने हैं। मुझे लग रहा है कि 4 1 नंबर का सवाल इस बार ज़रूर आना है रेजिडेंट पर्सन का। तो सारी गेम ये है कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, समझ लें, स्केच दिमाग में रखें और फिर सवाल हल करें। कल मैं आप लोगों के रजिस्टर पर E6 E7 और पास पेपर जो मैंने असाइनमेंट कही है या जो क्लास में कराए सारे देख लूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।